गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो में शुक्राचार्य के वैदेशिक संबंध या परराष्ट्र संबंध के बारे में अध्ययन करेंगे। इसमें सबसे पहले बताया गया है कि राज्यों का वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है। इसके साथ ही उसमें परराष्ट्र संबंधों का जो संचालन है उसमें कौन कौन सी नीतियों को अपनाया गया है, इस सब के बारे में इस वीडियो में वर्णन किया गया है। सबसे पहले हम देखते हैं राज्यों का वर्गीकरण। शुक्र ने वैदेशिक संबंधों के संचालन की दृष्टि से सर्वप्रथम तो राज्यों का वर्गीकरण प्रस्तुत किया है। राज्यों का ये वर्गीकरण मूलतः वैसा ही है जैसा कि कौटिल्य ने मंडल सिद्धांत के रूप में प्रस्तुत किया है। शुक्र ने शत्रु, मित्र, मध्यम और उदासीन इस प्रकार के 4 प्रकृति के राज्य और राजाओं का वर्णन किया है। राजा के चारों ओर जो समीपवर्ती राजा होते हैं, उनसे आगे के राजा और उनसे भी परे के राजा क्रम से स्वाभाविक शत्रु, उदासीन और मित्र होते हैं। शुक्र के अनुसार पीछे स्थित व उनके पीछे स्थित राजा भी इसी क्रम से शत्रु, उदासीन तथा मित्र होते हैं। तो इस प्रकार का वर्गीकरण शुक्राचार्य ने अपनी पुस्तक शुक्र नीति में राज्यों का किया है। नेक्स्ट है परराष्ट्र संबंधों का संचालन। परराष्ट्र संबंधों के संचालन में हम 2 प्रकार की नीतियों के बारे में पढ़ते हैं, सानगुण्य नीति और उपाय। सबसे पहले है सानगुण्य नीति। परराष्ट्र संबंधों के प्रसंग में शुक्र ने भी सर्वप्रथम सानगुण्य नीति का प्रतिपादन किया है। सानगुण्य का आशय है 6 लक्षणों या गुणों वाली नीति। शुक्र के अनुसार सानगुण्य नीति के 6 लक्षण या गुण ये हैं: संधि, विग्रह, यान, आसन, आश्रय और द्वंद्विभाव। यहाँ हम एक एक करके इनके बारे में देखते हैं। संधि। शुक्र के अनुसार जिस क्रिया से बलवान शत्रु निश्चित मित्रता के भाव को प्राप्त करे वह संधि है। शुक्र ने राजा को प्रत्येक शत्रु के साथ संधि करने का निर्देश नहीं दिया है, वरन इस संबंध में योग्य पक्ष और उपयुक्त अवसर का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा है कि अत्यंत बलवान द्वारा आक्रमण किए जाने पर जब प्रतिकार का कोई उपाय ना हो तो विपत्ति में पड़ा हुआ राजा अच्छे समय का प्रतीक्षा करते हुए उससे संधि कर ले। शुक्र का मत है कि पार्श्ववर्ती अनार्य राजा से भी संधि कर ली जानी चाहिए, क्योंकि यदि संधि नहीं की गई तो वह समय पाकर नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए समय के साथ में संधि कर ली जानी चाहिए। सेकंड है विग्रह। जिस क्रिया से शत्रु को पीड़ित किया जाए या उससे अपने अधीन बनाया जाए उसे विग्रह कहते हैं। शुक्र ने चेतावनी दी है कि राजा द्वारा विग्रह का मार्ग बिना सोचे विचारे मनमाने तौर पर नहीं अपनाया जाना चाहिए, वरन मंत्रियों के साथ भली भांति विचार विमर्श के उपरांत ही राजा के द्वारा विग्रह की घोषणा की जानी चाहिए। किंतु शुक्र ने बलवान शत्रु से विग्रह करने का स्पष्ट निषेध किया है, अर्थात अपने से शक्तिशाली शत्रु के साथ युद्ध करने पर उन्होंने स्पष्ट रूप से मना किया है। थर्ड है यान। शत्रु के नाश और अपनी विजय के लिए उस पर जो आक्रमण किया जाता है उसे यान कहते हैं। जिस शत्रु राजा की सेना और मित्र निर्बल पड़ चुके हों, जो किसी दुर्ग में बंद होकर बैठा हो, जो 2 शत्रुओं से घिरा हुआ हो या अत्यंत भोग विलास में फंसा हो, जो प्रजा के द्रव्य का अपहरण कर रहा हो, जिसके मंत्री और सेना में फूट पड़ी हो, ऐसे शत्रु के विरुद्ध यान की स्थिति को सफलता के साथ अपनाया जा सकता है। आसन। विग्रह की नीति के लिए मानसिक रूप से तैयार रहते हुए उचित अवसर की प्रतीक्षा करने को शुक्र ने आसन की संज्ञा दी है। आश्रय। जिन मित्रों से रक्षित होकर दुर्बल राजा भी बलवान हो जाए,
ऐसे किसी शक्तिशाली राजा का आश्रय या शरण लेने को शुक्र नीति में आश्रय कहा गया है। इसमें यह भाव निहित है कि आश्रय शत्रु की तुलना में अधिक बलवान राजा का ही लिया जाना चाहिए, ना कि अपने से कमज़ोर राजा का आश्रय लिया जाना चाहिए। लास्ट है द्विधि भाव। द्विधि भाव का आशय है सेना को विभक्त करके अर्थात दो भागों में बांटकर शत्रु और मित्र दोनों के स्थान पर उसे नियुक्त करना चाहिए। उपाय शुक्र ने परराष्ट्र संबंधों के संचालन के लिए भी उपायों का वर्णन किया है। उन्होंने कहा है, शुक्र के अनुसार मित्र की मित्रता को बनाए रखने और शत्रु को अपने वश में करने के लिए राजा को उपायों का आश्रय लेना चाहिए। पहला उपाय है साम। साम का अर्थ है समझाना। शुक्र ने साम उपाय का उल्लेख मित्र व शत्रु दोनों के लिए अलग अलग रूपों में किया है। तुम्हारे समान मेरा दूसरा कोई मित्र नहीं। शुक्र ने इन वचनों को मित्र के लिए कहा है। तुम्हें और मुझे परस्पर एक दूसरे के अनिष्ट का विचार नहीं रखना चाहिए, बल्कि सहायता ही करनी चाहिए। ऐसा वाक्य शुक्र ने अपने शत्रु के लिए कहा है। सेकंड है दान। दान या दाम, कुछ देकर या देने का वचन देकर संतुष्ट करना दान है। इसे भी मित्र और शत्रु के लिए अलग अलग रूपों में अपनाया जाना चाहिए। जीवन सहित मेरी सभी वस्तुएं तुम्हारी हैं, राजा के द्वारा मित्र के प्रति इन वचनों का प्रयोग किया जाना चाहिए। थर्ड है भेद। भेद और दंड का प्रयोग समान शत्रु के लिए उचित माना गया है। भेद के उपाय को भी शत्रु एवं मित्र के प्रति अलग अलग रूपों में अपनाने का निर्देश दिया है। मित्र के सामने अन्य मित्र के गुणों की प्रशंसा करना शुक्र ने मित्र के लिए भेद नीति का उदाहरण बताया है। शत्रु के संपूर्ण साधनों को हीन बना देना, शत्रु से अधिक बलशाली का आश्रय लेना एवं शत्रु से हीन बल वाले को प्रबल बना देना, इन सबको शुक्र ने शत्रु के प्रति भेद नीति अपनाने को कहा है। लास्ट है दंड। शुक्र ने दंड नीति को भी मित्र और शत्रु के प्रति अलग अलग रूपों में अपनाने का निर्देश दिया है। तुम यदि ऐसे हो तो मैं तुम्हारे साथ मित्रता नहीं रखूँगा। इन वचनों का प्रयोग शुक्र ने मित्र के लिए कहा है। शत्रु के प्रति दंड नीति को अपनाते हुए उसे सभी प्रकार की पीड़ा पहुंचाई जा सकती है, जैसे डाकुओं से शत्रु को पीड़ा पहुंचाना, शत्रु के धन धान्य को छीन कर देना, सेना के प्रयोग तथा उग्र नीति को अपनाकर शत्रु को डराना। इस प्रकार के कुछ उपायों का शुक्र ने यहाँ पर वर्णन किया है। इसी संदर्भ में लास्ट है वैदेशिक संबंधों के संचालन के साधन, जिसमें हम दूत व्यवस्था और गुप्तचर व्यवस्था को भी देख सकते हैं। किसी भी राज्य के वैदेशिक दूत व्यवस्था में हम देखते हैं, किसी भी राज्य के वैदेशिक संबंधों के संचालन में दूत की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। अतः शुक्र नीति में राज्य के लिए आवश्यक 10 प्रकृतियों में दूत का भी उल्लेख किया गया है। शुक्र ने कौटिल्य के समान दूतों का वर्गीकरण नहीं किया है। शुक्र ने दूत के पद पर नियुक्ति के लिए कुछ योग्यता निर्धारित की हैं। उसे जैसे आकार और चेष्टा को जानने वाला, अच्छी स्मरण शक्ति वाला, देश काल के अनुरूप कर्तव्यों को जानने वाला, संधि विग्रह आदि का विचार करने में समर्थ, वाक्चातुर्य और निर्भीकता आदि गुणों से संपन्न होना चाहिए। इस प्रकार के गुणों से युक्त व्यक्ति को दूत बनाया जाना चाहिए। नेक्स्ट है गुप्तचर व्यवस्था। शुक्र नीति में गुप्तचर व्यवस्था का उल्लेख किया गया है। इसमें यद्यपि कौटिल्य के अर्थशास्त्र की भांति गुप्तचर व्यवस्था का इसमें विस्तृत वर्णन नहीं किया गया है। गुप्तचरों द्वारा आंतरिक राज व्यवस्था और वैदेशिक संबंधों दोनों ही क्षेत्रों में कार्य किया जाना चाहिए। शुक्र नीति में इस बात पर बल दिया गया है कि गुप्तचरों को अपने कार्य में बहुत अधिक दक्ष होना चाहिए। उनमें मित्र और शत्रु राजाओं तथा अपने ही राज्य की जनता के मनोभावों को जानने की क्षमता होनी चाहिए। सभी विषयों के संबंध में यथार्थ जानकारी प्राप्त कर सत्यवादिता के साथ राजा को समस्त सूचनाएं प्रदान करनी चाहिए।
कोई गुप्तचर राजा के साथ व्यवहार में असत्यता को अपनाता है तो राजा के द्वारा उसे कठोरतम दंड दिया जाना चाहिए। राजा द्वारा गुप्तचर की बात और सूचना को अंतिम सत्य नहीं मान लिया जाना चाहिए। गुप्तचर की प्रकट तथा गुप्त रूप से जांच करें तथा उसके प्रतिवेदन की यथार्थता का निरंतर परीक्षण किया जाना चाहिए।